हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। नाउ वी विल सी इन दिस क्लास साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ टेलर। तो इस क्लास में हम करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंप्लीट टॉपिक। तो आओ देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में टेलर ने क्या बोला, उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, कौन कौन सी टेक्निक्स दी, हम सब कुछ करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आई कैन से, अगर हम मैनेजमेंट में साइंस को अप्लाई कर देंगे तो उसे बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो मैं बोलूँगा मैनेजमेंट के अंदर जब मैं साइंस को अप्लाई कर देता हूं, मैनेजमेंट के हर एक एक्टिविटी में, हर एक एस्पेक्ट में अगर मैं साइंस को अप्लाई कर दूंगा तो उसे बोलेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली, आप अच्छे से एग्जैक्टली पता करना चाहते हो अपने एम्प्लॉय से आप क्या काम करवाना चाहते हो, अपने वर्कर से आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, प्लस सी दैट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इसका मतलब आपने ये भी ध्यान रखना है जो भी काम आपके एम्प्लॉयज़, आपके वर्कर्स कर रहे हैं वो बेस्ट वे में करें और चीपेस्ट वे में करें, काम भी स्पीड से करें प्लस कॉस्ट की भी सेविंग करें, कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। टेलर का फुल नेम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, अमेरिकन बोर्न ऑन 20 मार्च 1856 इन पेनिसवालिया यूएसए। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जैसे आपने सीखा था फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट बोलते हैं, जबकि टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का फॉर्मेशन किया था, 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे। तो आओ देखते हैं वो 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब हुआ टेलर ने बोला आपने कोई भी काम करना है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में कोई भी वर्क होगा, कोई भी एक्टिविटी होगी, वो आप साइंस से पूछ के करोगे, वो आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके करोगे, ना कि रूल ऑफ थंब को यूज़ करोगे, रूल ऑफ थंब को अप्लाई करोगे। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है आपके मैनेजर्स की डिक्टेटरशिप। इट मीन्स मैनेजर्स हमेशा अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, हमेशा अपने एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देते हैं। उनका मानना होता है कोई भी काम करना है तो वो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा, हमने इस काम को ऐसे किया था तो ये काम ऐसे ही होना चाहिए। जबकि टेलर ने बोला आपने कोई भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपनी कंपनी में, तो आपने हमेशा साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है, साइंस से पूछ के, जो साइंस बोलेगा ना उसी अकॉर्डिंग आपने एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। टेलर सजेस्टेड दैट ईच जॉब performed in the organization should be based on scientific inquiry। तो टेलर ने बोला कोई भी काम करना है अगर आपने अपनी संस्था के अंदर, तो आपने हमेशा साइंस से इंक्वायरी करनी है, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है। इट मीन्स आपने हर काम साइंस से पूछ के करना है। एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ना कि आपने एक्सपीरियंस के बेस पे करना है। रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर्स, whereas scientific decisions are based on cause and effect relationship। जितने भी साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं वो सभी कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स अगर आपने साइंस की बात मानी तो आपके पास उसका कारण भी होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका इफेक्ट भी आपके पास पहले से आपको पता होगा। अगर आपने साइंस से पूछ के कुछ भी किया तो आपके पास प्रॉपर उसका कारण होगा, प्लस उसका क्या आने वाला इफेक्ट होगा वो भी आपको पहले से पता होगा। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दैट इज वर्क स्टडी। टेलर ने बोला अगर आप अपने काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपके पास ओनली एक ही मेथड है जो सबसे बेस्ट मेथड है, एंड दैट इज वर्क स्टडी। अपने काम की स्टडी करो, आप अपने काम को जानोगे, आप अपने काम को नोट करोगे तो उसके बाद आप प्रॉपर एनालाइज करके अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। द मेथड सो डेवलप्ड शुड बी सब्सटीट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। वर्क स्टडी करके जो भी आप मेथड डेवलप करोगे वो किसका सब्सटीट्यूट होगा,
वो होगा रूल ऑफ थंब का सब्सटीट्यूट। इट मीन्स आपने मैनेजर्स के एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं करना, आपने प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी करके, प्रॉपर वर्क स्टडी करके एक मेथड डेवलप करना है और उस मेथड को यूज़ करके आपने अपने काम को करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होगी। हेयर एवरी डिसीजन आर टेकन साइंटिफिकली। इट मीन्स जितने भी डिसीजंस होंगे वो सभी साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड होंगे, साइंस से पूछ के होंगे। देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब रेदर देन अडॉप्टिंग ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच। बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, आपने कोई भी काम करना है, आपने कोई भी छोटे से छोटा काम करना है, कोई भी जॉब परफॉर्म करनी है तो आपने साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग करनी है। साइंस से इंक्वायरी करो, साइंस से पूछ के जो मेथड बनेगा उसको यूज़ करो, ना कि आपने रूल ऑफ थंब को यूज़ करना है। आपने रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करना है किससे, साइंटिफिक स्टडी। और वो स्टडी कैसे करोगे, बाय डूइंग वर्क स्टडी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम required to do a particular job is decided by the manager on the basis of his past experience। अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है ना, तो उस टास्क को परफॉर्म करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, अगर हम बात करें रूल ऑफ थंब की, तो वो बोलता है इट शुड बी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। जो आपके मैनेजर्स का पास्ट एक्सपीरियंस है उससे पूछो भी एक काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए। बट टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब शुड बी सेटअप साइंटिफिकली बाय कंडक्टिंग टाइम स्टडी। आपको बोला गया आपको ना इनके पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं करना, आपने जब भी किसी टास्क के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है ना, तो आप साइंटिफिकली अप्रोच को अपनाओ और आप टाइम स्टडी कंडक्ट करो। इससे आपके पास प्रॉपर टाइमिंग नोट हो जाएगी और आप उसको एनालाइज करके अपना स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर सकते हो टू डू ए पर्टिकुलर जॉब। किसी भी जॉब को करने में कितना टाइम लगना चाहिए वो आपको साइंटिफिकली सेट करना चाहिए बाय कंडक्टिंग टाइम स्टडी। तो अपना पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया एंड दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसके नाम में ही आपको पता चल रहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हुआ, आपने हर काम साइंस से पूछना है, ना कि आपने मैनेजर्स का रूल ऑफ थंब अप्रोच को अपनाना है जो बोलता था हमारे एक्सपीरियंस को यूज़ करो। मैनेजर्स के एक्सपीरियंस को आपने सब्सटीट्यूट करना है किससे, साइंस से। सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, सबको मिलके काम करना चाहिए, किसी के मन में भी कोई डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल का मेन फोकस है वर्कर्स और मैनेजर्स के ऊपर। अगर एक कंपनी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को टाइमली और विद इन कॉस्ट अचीव करना चाहती है तो उस केस में वर्कर्स को और मैनेजर्स को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बोलता है एज पर दिस प्रिंसिपल वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड वर्क टुगेदर। दोनों को मिलके काम करना चाहिए विद हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। प्यार से काम करना चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अपने मन में नहीं लेके आना, कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। जनरली बोथ वर्कर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप वर्क एज राइवल्स फॉर ईच अदर। ऐसा देखा जाता है वर्कर्स और मैनेजर्स एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं, अपना राइवल मानते हैं। वर्कर्स ऑलवेज फील दैट दे आर अंडरपेड एंड ओवरबर्डन। वर्कर्स का हमेशा ये मानना होता है हमें पैसे कम मिलते हैं, हमें सैलरी वगैरह कम मिलती है, जबकि हमारे ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, हम ओवरबर्डन हैं। एंड मैनेजर्स ऑलवेज फील दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। जबकि मैनेजर्स का ये मानना होता है वर्कर्स किसी काम के नहीं है, ये फ्री बैठे रहते हैं, काम भी नहीं करते और हमारा टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं। बोथ ग्रुप्स शुड चेंज देयर एटीट्यूड। दोनों को ना अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं और उसका नाम होता है मेंटल रेवोल्यूशन। बोथ ग्रुप्स शुड चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू मेंटल रेवोल्यूशन। दोनों को अपना दिमाग जो है ना सही करना पड़ेगा, दोनों को अपना मेंटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी उस केस में ये दोनों मिलके काम कर पाएंगे। और जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तभी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स should realize that they need one another।
दोनों को पता होना चाहिए भी हम एक दूसरे की ज़रूरत हैं, हम मिल के काम करेंगे तभी हमारी कंपनी आगे जा पाएगी। बोथ डज नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। थस मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स, इसलिए मैनेजमेंट को क्या चाहिए, जो भी उनके गेन्स हैं उनको शेयर करना चाहिए वर्कर्स के साथ। प्लस एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड, वर्कर्स को भी अच्छे से काम करना चाहिए। बोथ शुड बी पार्ट ऑफ द फैमिली, दोनों को एक फैमिली का पार्ट बनना पड़ेगा, दोनों एक फैमिली के ही पार्ट हैं। अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तभी कंपनी आगे जा पाएगी। तो अपना सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया एंड दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मिल के काम करो, मन में कोई भी मनमुटाव लेके ना आओ, कोई भी मनमुटाव है तो उसे सही कर लो बाय मेंटल रेवोल्यूशन। थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब हुआ कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। इंडिविजुअल नीड्स को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कंपनी के लिए, इसलिए आपको बोला जाता है सभी को मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए, सभी को कंपनी के लिए काम करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल नीड्स के लिए काम करना चाहिए। According to this principle, there should be complete cooperation between labor and management. लेबर और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी आपकी कंपनी आगे जा पाएगी। वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन, काम हमेशा तालमेल से चलता है, काम हमेशा कोऑपरेशन से चलता है। विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, आपस में एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्लस अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, आपस में तालमेल होना जरूरी है। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू एनी सजेशंस मेड बाय एम्प्लॉयज़, अगर आपका एम्प्लॉय कंपनी के भले के लिए कोई भी अगर आपको सजेशन दे रहा है तो आपको अपने कान को बंद नहीं करना चाहिए, अपने ईयर्स को बंद नहीं करना चाहिए, जबकि आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सजेशंस शुड बी वेलकम एंड शुड बी रिवॉर्डेड, जो भी सजेशंस आपके पास आते हैं अगर वो आपके काम के हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो आपको उनका वेलकम भी करना चाहिए प्लस उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए अगर वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए तो। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड्स, सेम वे में वर्कर्स को भी ना फालतू में स्ट्राइक पे नहीं बैठना चाहिए, फालतू में अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करने चाहिए। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तभी कंपनी आगे जा पाएगी। तो ये अपना थर्ड प्रिंसिपल था एंड दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब हमेशा कोऑपरेट करके काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए, तभी आपकी कंपनी आगे जा पाएगी। मैनेजर्स शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स, मैनेजर्स को वर्कर्स को साथ में लेके चलना चाहिए, दोनों साथ में चलेंगे तभी काम चल पाएगा, तभी आपकी कंपनी आगे जा पाएगी। लास्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट करना, उनको ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचाना, उनको प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? बिकॉज आपके पास एक एम्प्लॉय काम करने आया, आपने उसको अपॉइंट किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचाना। जिस दिन से उसका सिलेक्शन हुआ है ना, जिस दिन से आपने उसको अपॉइंट किया, उसी दिन से आपको उसके ऊपर पूरा फोकस देना चाहिए, उसको कैसे आपने आगे बढ़ाना है, कैसे उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, कैसे उसकी प्रोस्पेरिटी इंक्रीज़ करनी है। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपके पास कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो आपका एक फैमिली मेम्बर है, आपको उसको ऊपर लेके जाना है, आपको उसको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एज पर दिस प्रिंसिपल, एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन। जिस दिन एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन हुआ उसी दिन से कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका डेवलपमेंट करना, उसकी प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करवाना। द मैनेजमेंट शुड साइंटिफिकली सेलेक्ट द वर्कर, मैनेजमेंट को प्रॉपरली साइंटिफिकली एक वर्कर को सिलेक्ट करना चाहिए। असाइन जॉब, काम भी आपको उसको साइंटिफिकली देना चाहिए एज पर देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल। जो भी काम दे रहे हो उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल और उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। एंड ट्रेन देम एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, और जो भी उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग भी देना कंपनी का ही काम होता है।
टेलर इंसिस्ट ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। जब भी आप एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो तो आपको प्रॉपर फोकस देना चाहिए, प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए क्या वो एम्प्लॉय हमारे काम का है या नहीं है, क्या वो एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। इसका ध्यान आपको शुरू से ही रखना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को अपडेट करने के लिए आपको उनको टाइम बाय टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो आज के एनवायरनमेंट को मैच कर पाएँ, आज की जो डिमांड है उसको मैच कर पाएँ। एम्प्लॉयज़ शुड गिवन प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने के लिए एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़, मौके प्रोवाइड करना किसका काम होता है, ये भी आपकी कंपनी का ही काम होता है। एंड ऑल्सो जॉब सिक्योरिटी, और उनको जॉब सिक्योरिटी देना ये भी कंपनी का ही काम है। अगर आप ये सब कुछ कर लोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपके एम्प्लॉय का प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, इससे आपका एम्प्लॉय अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे पहुंच जाएगा, प्लस उसकी प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ वर्कर्स एंड द कंपनी। अगर आपका एम्प्लॉय डेवलप हो चुका है, अगर आपका एम्प्लॉय अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पर पहुंच चुका है, तो उससे फ़ायदा किसका होगा, वर्कर का भी होगा, एम्प्लॉय का भी होगा, प्लस आपकी कंपनी का भी होगा। तो अपने चारों प्रिंसिपल हो गए। लास्ट प्रिंसिपल हमने कर लिया, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय FW टेलर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, अच्छे नंबर आने वाले हैं।